हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप सभी को राधे राधे। चलिए सेशन की करते हैं शुरुआत हम लोग। और आज का पहला करंट अफेयर हमारे लिए क्या होगा कि हाल ही में हरियाणा में कौन सी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो आप सबको पता है कि आने वाले 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं और ये 15वें नंबर की विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। करंट में 14 नंबर की विधानसभा जो चल रही है और आने वाली जो अब विधानसभा है ये 15 नंबर की विधानसभा है। इस पे प्रति कैंडिडेट को 40 लाख रुपए तक खर्च करने की सीमा है, ठीक है ना। ये वह इतने रुपए तक जो है ना वो खर्च कर सकते हैं अपने चुनावी प्रचार के दौरान। हरियाणा राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होके। उस समय हरियाणा में स्टार्टिंग में 54 सीटें थी। 1967 में पहली बार इलेक्शन हुए थे ना, उस समय इसकी सीटें 81 हो गई थी। उसके बाद 1977 में इसका तीसरी बार परिसीमन हुआ था, उसमें सीटें 90 हो गई। तो वर्तमान में सीटें 90 हैं। 90 सीटों के लिए इलेक्शन होने वाले हैं। वैसे एक सिंपल सा सवाल, रुझानों के अनुसार आपका मत क्या कहता है, क्योंकि आप हरियाणा के अलग अलग जगह से इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो आपके अनुसार इस बार हरियाणा के अंदर कौन सी पार्टी जो है ना वो मेजोरिटी से सरकार बना रही है। सरकार बनाने के लिए क्या चाहिए, टोटल सीटें हैं 90। 90 में से 50% टोटल सीटों का 50% प्लस 1 जिसके पास में आएगा उसकी सरकार बनेगी। इसका मतलब क्या है कि जिसके पास 45 प्लस में 1 यानी कि 46 सीटें आ जाएंगी ना, तो समझ के चलो कि वो सरकार बना लेगी। वो उस पार्टी का जो पर्सन है या उस पार्टी से कोई मंत्री या मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी हरियाणा में मेजोरिटी में जो राजकीय पार्टी के रूप में काम कर रही है। वो तो एक जेजेपी पार्टी है, एक राजकीय पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, ठीक है ना। और इसके अलावा नेशनल पार्टी में से इंडियन नेशनल कांग्रेस है, आईएनसी पार्टी है, एक भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी पार्टी है। ये कुछ पार्टियां हैं, ठीक है ना। हालांकि इनके साथ में मिलके एएसपी पार्टी भी है, आज़ाद समाज पार्टी है, ये भी मिली हुई है। इनके साथ में बहुजन समाज पार्टी है, बसपा पार्टी जो है ना वो इनके साथ मिली हुई है। के साथ कुछ लोग इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है सर, निर्दलीय चुनाव लड़ा करते हैं। तो ये कुछ मेजोरिटी में है इस बार। और हरियाणा में जो पहली बार इलेक्शन नहीं हुए थे 66 में, उस समय मनोनीत किए गए थे भगवत दयाल शर्मा। ये पूर्व पंजाब में जो ना वो श्रम मंत्री थे, मतलब इनके पास में जो है ना वो श्रम मंत्रालय था। और जब हरियाणा बना अलग से तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बन गए। इनका संबंध वैसे कहाँ से था, इनका संबंध जो है ना वो बेरी से था। बेरी झज्जर से जो है ना इनका संबंध था, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। ये शतरंज इनका लोकप्रिय खेल था और ये आगे जाके मध्य प्रदेश और उड़ीसा के राज्यपाल के रूप में भी काम किया था। हरियाणा में 1967 में एक आयाराम गयाराम घटना भी हुई थी। अभिव्यक्ति की उत्पत्ति, एक निर्दलीय विधायक गयालाल ने एक ही दिन में कई बार दल बदल लिया था। तो प्रभाव हुआ कि आयाराम गयाराम शब्द भारत में राजनीतिक दल बदल के लिए लोकप्रिय हो गया, क्योंकि एक गयालाल ने कई बार जो है ना वो दल बदल लिए। तो आयाराम गयाराम, हालांकि बाद में 10वीं अनुसूची बनी तो दल बदल कानून भी बन गया कि आप ऐसा नहीं कि राजनीतिक दल बदलते हो तो आपकी फिर सदस्यता विधानसभा की बनी रहेगी, वो सदस्यता विधानसभा की फिर रद्द कर दी जाती है। कुछ राजनीतिक प्रभुत्व हरियाणा के अंदर, जैसे बंसीलाल जी की बात करते हैं 68 से 75 तक। भिवानी के एक जाट नेता थे बंसीलाल, ये आपातकाल तक जो है इन्होंने सत्ता संभाले रखी थी। देवीलाल जो थे 1970 में आपातकाल के बाद जनता पार्टी को विजय दिलाई। 79 में भजनलाल ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। भजनलाल का प्रभाव 80 से 82 में इंदिरा गांधी की कॉन्फ्रेंस के बाद गठबंधन किया। बार बार पार्टी बदलने के बावजूद भी सत्ता में बने रहे थे ये। लोकदल का प्रभुत्व जो है ना, देवीलाल की लोकदल ने भाजपा के साथ गठबंधन करके 87 में बहुमत लिया था। वीपी सिंह का काल जो है ना, देवीलाल ने वीपी सिंह के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का समर्थन किया और उप प्रधानमंत्री बने। और बेटे ओम प्रकाश चौटाला ने फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री यानी कि हरियाणा की सत्ता संभाल ली। चौटाला का कार्यकाल हरियाणा में 5 बार मुख्यमंत्री बने थे ये, हालांकि सबसे कम भी रहा है इनका। तो 5 बार सीएम बनने वाले थे ये 89 से 91 के बीच में। हुड्डा का प्रभाव रहा था 2005 से 14 के बीच में। रोहतक क्षेत्र इनका मेन था। और भाजपा का उदय हुआ हरियाणा में पहली बार साल 2014 में। भाजपा ने 47 सीटें जीती थी, इसमें मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के पहले गैर जाट सीएम बने थे। और अभी तक भाजपा का प्रभाव चल ही रहा है। 2014 के बाद 19 में भी हरियाणा में भाजपा का ही प्रभाव रहा है।
इस बार की अगर बात करते हैं तो शहरी क्षेत्र जैसे जिसमें ग्रामीण शहरी विभाजन जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत में उद्योग और गैर कृषि अधिक क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र में रेवाड़ी, जींद, भिवानी और मध्य हरियाणा और दक्षिणी क्षेत्र है, ये कृषि प्रधान है, जहाँ पे जाट आबादी हरियाणा में थोड़ी सी ज़्यादा है। वैसे हरियाणा में जाट बाहुल्य क्षेत्र है, इनकी चिंताएं क्या है, जैसे किसानों का विरोध प्रदर्शन है, कृषि कानूनों के खिलाफ आक्रोश है जिसे बाद में हालांकि रद्द तो कर दिया गया था, एक अग्निवीर योजना है, एक पहलवानों का भी विरोध प्रदर्शन है, बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है हरियाणा के लोगों के लिए, क्योंकि CMI सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार 37% से ज़्यादा बेरोजगारी पूरे भारत में, सबसे ज़्यादा आंकड़ा हरियाणा का ही दिखाई देता है। और शहरी क्षेत्र में भी रोजगार या बुनियादी ढांचे जैसे सड़कों की बात करते हैं तो उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है देखा जाए तो, ठीक है। एक तो पॉइंट ये भी है। इसके बाद में अगला सवाल आता है कि साल 2024 तक हरियाणा में बनने वाले नेशनल हाईवे है, इनकी तुलना भी हाल ही में किस देश से की गई है? इनकी तुलना अमेरिका से की गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हरियाणा में 2 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं पूरी की है या कुछ स्टार्ट भी की है, जिसमें द्वारका एक्सप्रेसवे है, गुड़गांव रेवाड़ी राजमार्ग है और मुंबई एक्सप्रेसवे है। गुड़गांव और रेवाड़ी के लिए 9 फुट ओवरब्रिज के लिए जो है ना वो अक्टूबर में जारी की जाएगी। कुछ नई और योजनाएं, 4 नए फ्लाईओवर पर भी 2 महीने के अंदर काम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे एक सोनीपत से जींद तक 352A है नेशनल हाईवे, क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आने वाले पेपरों के लिए। तो यह राजमार्ग सोनीपत और जींद के बीच यात्रा को आसान बनाएगा। कुल लंबाई इसकी 80 किलोमीटर है। 2 पार्ट है इसके, एक सोनीपत गोहाना, एक गोहाना जींद। एक जींद पानीपत नेशनल हाईवे है, ये केंद्रीय सड़क निधि योजना का हिस्सा है। 170 करोड़ रुपए जो है इस पर सरकार खर्च कर रही है और जींद और पानीपत के बीच में यात्रा आसान हो जाएगी। 152D वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पेपरों के लिए ये वाला। जींद से अंबाला चंडीगढ़ तक पहुंचने का 3 या 4 घंटे की बजाय अब 2 ही घंटे लगेंगे। इससे दिल्ली और के साथ राजस्थान के बीच में भी संपर्क है वो बहुत आसान हो जाएगा। एक है रोहतक जींद नरवाना नेशनल हाईवे 352, तो यह राजमार्ग पूरा हो चुका है। जींद से रोहतक और दिल्ली और पंजाब की यात्रा को बहुत आसान बना रहा है ये। पानीपत डबवाली नेशनल हाईवे है, ये करनाल, जींद, पानीपत, फतेहाबाद, सिरसा इनको जोड़ सकेगा और जींद से सिरसा की यात्रा भी ईजी होगी इससे। जम्मू कटरा और दिल्ली नेशनल हाईवे, तो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जींद के पिल्लूखरा से होके निकलने वाला होगा और जींद के अलावा जो है ना इसमें जम्मू है, दिल्ली, जींद के बीच में संपर्क है, बहुत अच्छा होगा यातायात, मतलब टाइम कम लगेगा कह सकते हो आप लोग। भारत में रोड बनाने के लिए दो डिपार्टमेंट है। एक तो है NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि प्लेन मार्ग पे रोड बनाता है। एक है BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो पहाड़ों पे या बॉर्डर पे रोड बनाता है। NHAI 1988 के एक्ट के तहत जो है ना ये आया था, याद रखना आप लोग को। इसमें नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी कि NHDP के तहत भारत में जो है ना वो परियोजनाएं स्टार्ट करता है या यहाँ पे ये रोड को चौड़ा करके या अच्छे सुंदर रोड बनाने का काम करता है। अब आपको पता है हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, तो चुनावों के दौरान एक ना हर कोई पार्टी 36 बिरादरी शब्द यूज कर रही है। 36 बिरादरी के नेता हैं। ये 36 बिरादरी में कौन सी भाषा का शब्द लिया गया? ये बिरादरी 36 बिरादरी का मतलब क्या है? वैसे ये फारसी भाषा का शब्द है। देखो फारसी भाषा है एक जिसका वर्ड का मतलब है बरादर से निकाला गया है, जिसका मतलब होता है भाईचारा या कबीला होता है। भारत में बिरादरी को प्राय जाति का पर्यायवाची मानते हैं, यानी कि कौम या जाट जैसे शब्दों का भी प्रयोग इसमें किया जा सकता है। 36 बिरादरियों की उत्पत्ति है। 36 बिरादरी वाक्यांश शाब्दिक नहीं है, वैसे ये आमतौर पर जाति समूह के लिए है। इसका ऐतिहासिक स्रोत है जैसे अजमेर, मेवाड़, गजेटियर और लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड के लेखन है। मध्यकालीन उत्तर भारत में 36 राजवंशों या समुदायों का उल्लेख करते थे। अगर आप HPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ये डेटा बड़ा जरूरी है। और सामाजिक भूमिका इसकी है कि बिरादरी विस्तृत परिवार के समान होता है, जैसे विवाह, जातिगत विवाद और सामाजिक पहचान की भूमिका भी निभाता है। ये ज़्यादातर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में जो ना एकता को दिखाने वाला वर्ड भी है, ठीक है। और जो नेशनल पार्टी होती है ये क्षेत्रीय दल के विपरीत एक ही राज्य या क्षेत्र तक सीमित होता है। ये राष्ट्रीय दल या दायरा राष्ट्रव्यापी होता है। इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि राजकीय दल राजकीय दल राज्य के लिए होता है, राष्ट्रीय दल जो है ना पूरे देश को जो है ना बेसिकली वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी घोषित करने की शर्तें क्या होती है? तो देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की राजनीतिक दल या चुनाव चिन्ह 2019 की किताब में लिखा गया है कि किसी पार्टी को नेशनल पार्टी तब माना जाएगा
इसे 4 या इससे ज़्यादा राज्यों के अंदर मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। उसके उम्मीदवार कम से कम 4 राज्य में टोटल वोट का कम से कम 6% अगर जीतता है, जैसे नई लोकसभा या विधानसभा चुनावों के अंदर, तो और उस दल के पास पिछले लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सांसद होने भी जरूरी है। यदि उसने कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% सीटें जीती हों, ये सारी की सारी उसकी क्वालिफिकेशन है राजकीय पार्टी होने की, सॉरी राष्ट्रीय पार्टी की। राजकीय पार्टी की क्या शर्तें हैं, जैसे टोटल वोटों का राज्य के अंदर जो है ना उसमें 6% वोट उसके पास आना चाहिए, या विधानसभा में उसके पास 2 सीटें एटलीस्ट आनी चाहिए ही चाहिए। लोकसभा के आम चुनाव में टोटल वोटों का 6% प्राप्त कर ले, राज्य में लोकसभा में 1 सीट भी जीत ले राज्य से, ये भी उसके क्वालिफिकेशन है। विधानसभा में 3% वोट जीतता है या विधानसभा में 3 सीट जीतता है, जो भी ज़्यादा हो उसको काउंट किया जाएगा। लोकसभा के लिए आम चुनावों में जो ना प्रत्येक 25 सीटें या उसमें अंश में से 1 सीटें अगर जीत रहा हो तो, या राज्य लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव में डाले गए टोटल वोटों का 8% उसके पास में गया हुआ हो, तो वो राजकीय दल पार्टी कहलाएगी। ठीक है, चलिए सर, आज का सेशन इतना ही था। आपके लिए मैं एक सवाल छोड़ रहा हूं कि हरियाणा के अंदर अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें कितनी सीटें कांग्रेस के पास आई, कांग्रेस के उम्मीदवार कौन से थे, और मतलब किस किस ने जीती, और लोकसभा में बीजेपी के उम्मीदवार के पास कितनी सीटें थी। तो आप मुझे उनके नाम बताना, कौन कौन से क्षेत्र से वो जीते हैं। ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है, कमेंट में जरूर बताना इसके बारे में। कल फिर मिलता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। कुछ क्वेश्चन इतने दिनों से कम मिल रहे थे क्योंकि अभी आचार संहिता लगी हुई है ना, तो कह के बस अब थोड़े दिनों का हाल है, उसके बाद में तो अपने डेली करंट अफेयर स्टार्ट हो ही जाने वाले हैं, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से। चलो, थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, राधे राधे।